सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 8 नए मेहमान एकांकी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था, इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। मेरी समझ से इस प्रकार के प्रश्न में आपको ऑप्शन चूज करना है और उसके सामने स्टार बनाना है। पहला प्रश्न, आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा। देखिए ऑप्शंस, अतिथियों की सेवा करने के कारण, किसी तरह का प्रश्न न करने के कारण, आज्ञाकारिता के भाव के कारण, गर्मी को चुपचाप सहने के कारण। इसका उत्तर है अतिथियों की सेवा करने के कारण। जिस प्रकार विश्वनाथ ने अपने बेटे को कहा कि बर्फ ले आ और वो अच्छे से चला गया और बर्फ लेकर भी आया, उसे देखकर उन्होंने उसे सीधे लड़के की संज्ञा दी। प्रश्न 2, एक है ये पड़ोसी निर्दयी। विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा? उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं, पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं, लड़ने झगड़ने के अवसर ढूंढते हैं, अतिथियों का अपमान करते हैं। देखिए पड़ोसी उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि रेवती साफ शब्दों में कहती है कि पड़ोसी तो हमें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं, इसीलिए वह अपने पड़ोसियों को पसंद नहीं करती। तो इसका ऑप्शन यही सही है, उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रश्न 3, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है? मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण। बिल्कुल सही है, उनके घर में इस प्रकार की उचित व्यवस्था है ही नहीं कि वे मेहमानों को रोक पाए। रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक ना होने का कारण। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि उसके सर में दर्द बहुत दिनों से चल रहा था। अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण। ये भी सही है क्योंकि तबीयत खराब में इतना काम करना उसे सही नहीं लग रहा था। तो ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शन ठीक है। उसे अतिथियों का आना जाना पसंद ना होने के कारण। ऐसा नहीं है, उसे अतिथियों का आना जाना पसंद नहीं था, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। केवल उसकी तबीयत की वजह से, उसके स्वास्थ्य की वजह से उसे इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। प्रश्न 4, हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है? पानी की कमी होने की, पड़ोसियों के चिल्लाने की, मेहमानों के आने की, गर्मी के कारण बीमारी की। उत्तर है मेहमानों के आने की, क्योंकि जिस तरह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई थी उसे लगा था कि कोई मेहमान आ गया। प्रश्न 5, इस एकांकी के आधार पर बताएं कि मुख्य रूप से कौन सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है। संवाद, वर्णन, कथा और मंचन। देखिए संवाद, क्योंकि हर नाटक में संवाद होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, उसमें कहानियां लंबी लंबी नहीं होती। उसके अलावा मंचन, मंचन होता है स्टेज पर परफॉर्म करना। तो नाटक में या एकांकी में दो चीजें महत्वपूर्ण है, संवाद और मंचन। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। यहां पर कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं, आप उनके अर्थ बताएंगे। क, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। इस पंक्ति का अर्थ है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण बार बार गला सूख जाता है और हम पानी बार बार पीते हैं, और जब हम पानी पीते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, पेट फूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हमारा पेट फूला जा रहा है और प्यास हमारी बुझने का नाम ही नहीं लेती। हमारे प्यास से होठ और गला बार बार सूख जाता है। ख, दूसरी पंक्ति, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि शहर में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और गर्मी भी इतनी ज्यादा और तेज है कि ऐसा लगता है मानो सूरज आग बरसा रहा हो। नंबर 3, तीसरी पंक्ति, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। रेवती यह लाइन कहती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि मुख्य पात्र विश्वनाथ और पत्नी रेवती गरीब होने के कारण अपने छोटे से मकान में हर साल गर्मी का प्रकोप झेलते हैं। उनका मकान एक बंद डिब्बे जैसा है जहां से हवा के आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। इस तरह वह पूरी गर्मी में झुलसते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भट्टी में जैसे चने को भूना जाता है वैसे ही उनका भी जीवन हो गया है। इसीलिए वह इन सबको अपना नसीब, अपना भाग्य मानकर
झेलते हैं। चौथी पंक्ति घ, आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। इस पंक्ति का अर्थ है विश्वनाथ के घर पहुंचे अनजान मेहमान नन्हेमल यह बात बोलते हैं जब वह गर्मी से बेहाल होते हैं। उसने ठंडा पानी पिया, उस समय सचमुच उसकी जान में जान आई। यह बात सच है कि गर्मी में बस एक पानी ही होता है जो अमृत के समान होता है, जिससे शरीर में जान आती है और जिसे पीकर हमें शांति महसूस होती है। मिलकर करें मिलान। पंक्ति 1 में स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां हैं, स्तंभ 2 में उनके अर्थ हैं। आपको पंक्तियों को उनके अर्थ से मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। पंक्ति 1, लाखों के आदमी खाक में मिल गए। 1 से 3 का मिलान आप करेंगे। बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे, पर अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, यह इसका अर्थ है। पंक्ति 2, धोती ऐसे चरमरा रही है जैसे पुरानी हो। 2 का मिलान आप 4 से करेंगे, कपड़ा पसीने से भीगकर पुराने जैसा हो गया। पंक्ति 3, माल मसाला तो अंटी में है ना। यहां तीसरी पंक्ति में माल मसाला धनराशि को कहा गया है। तीसरे का 5वां ऑप्शन करेक्ट है, धनराशि सुरक्षित तो है ना। पंक्ति 4, खाने में क्या देरदार है। चौथे का ऑप्शन 1 के साथ मिलाएंगे आप, भोजन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी, क्योंकि वो भोजन के बारे में यहां पूछ रहे थे। 5वीं पंक्ति, पहले आत्मा फिर परमात्मा। 5वें का दूसरा ऑप्शन ठीक है कि पहले अपना ध्यान रखो फिर दूसरों का काम करो। तो इस तरह हमने इनका मिलान किया। सोच विचार के लिए एकांकी को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हेमल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है। ऐसे ही मकान से नन्हेमल का अर्थ है कि शहर में डिब्बे जैसे बहुत ही बेकार मकान है, अर्थात बहुत छोटे मकान होते हैं जिनमें ना हवा आती है ना धूप आती है। इन मकानों में रहना तो मुश्किल है ही, इनमें जेल जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि मध्य वर्ग परिवारों के पास यहां पर ऐसे ही मकान होते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है। आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित, तर्क सहित उत्तर दीजिए। पड़ोसी को विश्वनाथ से यह शिकायत थी कि विश्वनाथ के घर अक्सर मेहमान आते थे और वह उनकी छत पर मुंह हाथ धोते थे, जिसके कारण गंदा पानी उनकी छत पे बिखर जाता था। इसी कारण पड़ोसी विश्वनाथ से लड़ने उसके घर भी चले आते हैं और उसको भला बुरा बोलते हैं। पड़ोसी का यह व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। एक अच्छे पड़ोसी को सहयोग के साथ रहना चाहिए, परंतु विश्वनाथ के पड़ोसी उनके साथ सहयोग तो क्या, प्यार से बात भी नहीं करते। अगला प्रश्न, एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है, क्यों। ग, विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, परंतु फिर भी उन्हें अपने घर के अंदर इसलिए आने देता है क्योंकि विश्वनाथ एक सरल संस्कारी व्यक्ति था, वह कभी भी किसी का अपमान नहीं करता था। दूसरी बात यह थी कि उसे लग रहा था कि अगर ये मेरे घर आए हैं तो संभवतः किसी ने इन्हें मेरे पास अवश्य भेजा होगा, और इसी बात को जानने के लिए वह उन्हें पूछ भी रहा था कि आप कहां से आए हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार में अतिथि को देवता के समान माना जाता है, इसीलिए विश्वनाथ ने उन्हें अपने घर में आने दिया और वह पूछना चाहता था कि वास्तव में वह कौन है। अगला प्रश्न, एकांकी के उन संवादों को ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं है। तो आइए वो संवाद देखते हैं। तो ये संवाद हमारे सामने प्रस्तुत है जिनसे पता चलता है कि विश्वनाथ नन्हेमल से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। विश्वनाथ जी आप लोग। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, आप कहां से पधारे हैं। नन्हेमल, अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाला। विश्वनाथ, मैं संपत राम को नहीं जानता। विश्वनाथ, आप कहां से आए हैं। रेवती, ये लोग कौन हैं, जान पहचान के तो मालूम नहीं होते।
विश्वनाथ, ना जाने कौन है। रेवती, पूछ लो ना। विश्वनाथ, क्या पूछ लूं? 2-3 बार पूछा, ठीक से उत्तर ही नहीं देते। नन्हीमल, हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? विश्वनाथ, खींचकर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा? नन्हीमल, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूं। बाबूलाल, अरे चाचा, कविराज बताया था। विश्वनाथ, लेकिन मैं तो कविराज नहीं हूं। विश्वनाथ, आपको जिनके यहाँ जाना है वे काम क्या करते हैं? नन्हीमल, हाँ याद आया, बताया था ना, वैद्य है। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूं। इन संवाद में आपने देखा कि कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बाबूलाल और नन्हीमल विश्वनाथ को जानते हैं। तो यह संवाद इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है इसका। एकांकी में ऐसे संवाद ढूंढिए जिनसे आपको पता चलेगा कि शहर में बहुत गर्मी पड़ रही है। तो एक संवाद आपके सामने है। सबसे पहला जो दृश्य था उसी में गर्मी का सीन बताया गया है। आप उसी को संवाद यहां पे लिख सकते हैं। विश्वनाथ, ओह बड़ी गर्मी है, इंद बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी? रेवती, पत्ता तक नहीं हिल रहा, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है। रेवती, आंगन में घड़े में भी पानी ठंडा नहीं होता। विश्वनाथ, पानी पीकर पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही है, यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए। विश्वनाथ, सारा शरीर मारे गर्मी के उबल रहा हो। रेवती, चारों तरफ दीवारें तप रही है। नन्हीमल, बड़ी गर्मी है, क्या कहूं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, प्राण सूखे जा रहे हैं। इन संवादों से आप पता लगा सकते हैं कि शहर में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। यह संवाद आपको सीधा पूरा नहीं उठाना है, तो आप अलग अलग संवाद भी उठा सकते हैं। जैसे आपने एक तरफ से विश्वनाथ का उठाया और फिर रेवती का, देन आपने नन्हीमल और बाबूमल का। तो इस तरह आप कोई भी संवाद इस पाठ से यहां प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना से इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी इमेजिनेशन से दे सकते हैं। पहला प्रश्न, एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा? उत्तर, अतिथियों के आने पर विश्वनाथ ने अपनी पत्नी रेवती से भोजन बनाने के लिए कहा, क्योंकि रेवती उसकी पत्नी थी और घर में भोजन वही बनाया करती थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को कहा। विश्वनाथ पूरा दिन काम करके घर लौटता है और उसे भोजन बनाना भी नहीं आता है। जब उसकी पत्नी ने सिर दर्द की बात कही तो विश्वनाथ ने बाहर से भोजन मंगवाने के लिए कहा, जिस पर उसकी पत्नी ने मेहमानों पर रुपए खर्च करने के लिए मना कर दिया। इन सभी कारणों से विश्वनाथ ने रेवती से भोजन बनाने के लिए कहा। यही कारण था कि विश्वनाथ ने रेवती को भोजन बनाने के लिए कहा था। एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है, पीने के पानी के लिए, और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिए गए होंगे? प्रमोद विश्वनाथ का बड़ा बेटा है और किरण छोटी बेटी है, ठीक है, और किरण प्रमोद की छोटी बहन है। तो ऐसे में बड़े भाई का फर्ज होता है छोटे बहन भाइयों को संभालना, और मध्य वर्गीय परिवारों में बड़े भाई बहन को यह समझदारी सिखाई जाती है, यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वे छोटे भाई बहन का ध्यान रखें और मेहमानों के आने पर उनका स्वागत करना, उनका सत्कार करना भी मध्य वर्गीय परिवार का एक नियम होता है। इसीलिए प्रमोद पहले अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और फिर अपनी बहन का ध्यान भी रखता है। अगला प्रश्न, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूं। भीष्म, गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गई होगी? उत्तर देखिए, क्योंकि इस बार मेहमान के रूप में उसका भाई आया था। पहले नन्हीमल और बाबूलाल को वह नहीं जानते थे, इसीलिए वे खाना नहीं बनाना चाहती थी, बाहर से भी नहीं मंगवाना चाहती थी। लेकिन इस बार उसका भाई था, इसीलिए वे खाना बनाने के लिए जल्दी से तैयार हो गई थी और अपना सारा दर्द भूल गई थी। भीषण गर्मी और सिर दर्द के बावजूद भी रेवती खाना बनाने को इसलिए तैयार हो गई क्योंकि अब मेहमान के रूप में उसका भाई आया था।
भाई को देखकर तो रेवती का सारा सिर दर्द दूर हो गया। वह अपने भाई की अच्छी सी खातिरदारी करना चाहती थी। इसी कारण उसने मिठाई का प्रबंध करने की बात की, साथ ही खुशी खुशी अपने भाई के लिए भोजन बनाने की तैयारी में लग गई। तो इस तरह उसने अपने भाई का स्वागत किया। अनुमान और कल्पना का आखिरी प्रश्न है। आपके सामने एक टेबल दी हुई है, उसमें गर्मी की भीषणता को दर्शाने वाली कुछ पंक्तियां दी गई हैं। उसे आपे बदलना है सर्दी और वर्षा में, कि जब ज्यादा सर्दी होती है तो आप क्या कहेंगे, जब ज्यादा बारिश होती है तो आप क्या कहेंगे। पहला वाक्य देखिए, यह गर्मी में भुन रहा है, सर्दी के लिए कहेंगे यह सर्दी में जम गया, बरसात के लिए वर्षा में भीग रहा है। सेकंड वाक्य, पर बर्फ भी कोई कहां तक पिए, सर्दी में कहेंगे गर्म चाय भी ठंडी हो गई, बरसात में कहेंगे तेज वर्षा से फसल बह गई। तीसरा वाक्य, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, सर्दी में वाक्य कहेंगे पूरा शहर ठंड से अकड़ रहा है, बरसात में कहेंगे पूरे शहर में वर्षा का जल भर गया। चौथा वाक्य, प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती, सर्दी में कहेंगे सर्दी है कि कम होने का नाम नहीं लेती, बरसात में कहेंगे वर्षा है कि रुकने का नाम नहीं लेती। पांचवा वाक्य, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, सर्दी में कहेंगे ठंडे फर्श पर पैर रखने से पैरों का खून जम गया, बरसात में कहेंगे वर्षा में छत टपक रही है, तेज वर्षा से पानी घर के अंदर आ रहा है। छठा वाक्य, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं, सर्दी में कहेंगे गर्म चाय पिलाओ दोस्त, ठंड से जमे जा रहे हैं, बरसात में कहेंगे छतरी दे दो मित्र, बारिश में भीग रहे हैं। सातवां वाक्य, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है, सर्दी में कहेंगे गरम गरम चाय से ठंडी थोड़ी कम हुई, बरसात में कहेंगे वर्षा में चाय पकोड़े से आनंद ही आ गया। आठवां वाक्य, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं, सर्दी में कहेंगे गर्मी के कारण ठंड में जमना पड़ रहा है, और बरसात में कहेंगे टूटी छत के कारण सारे घर में पानी टपक रहा है। नौवां वाक्य, फिर भी पसीने में नहा गया हूं, सर्दी में कहेंगे सर्दी में पूरी तरह कांप रहा हूं, बरसात में कहेंगे वर्षा में पूरा भीग चुका हूं। इस तरह हम वाक्य बनाएंगे। जरूरी नहीं है आप यही वाक्य बनाएं, अनुमान और कल्पना के आधार पर है, आप अपने वाक्य स्वयं भी बना सकते हैं। इसी तरह पाठ समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।